गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 के सभी छात्रों को सुप्रभात। MKPS मां कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं NK शर्मा। आज हम अपने एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में हमारी सप्लीमेंट्री एक बुक है, पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 2। कृतिका भाग 2 का जो पहला चैप्टर है हमारा माता का अंचल। आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के लेखक हैं शिवपूजन सहाय जी, एक बहुत ख्याति लब्ध नाम है हिंदी साहित्य में। तो एक तात्कालिक रूप से थोड़ा सा हम लेखक के बारे में जानकर फिर पाठ को प्रारंभ करेंगे। सन 1893 में उनवास बिहार में इनका जन्म हुआ था। आप मूल रूप से हिंदी के बहुत प्रेमी रहे, इसीलिए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका बड़ा नाम भी हुआ। हिंदी विषय से आपको बेहद लगाव था। अपनी 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करके एक सरकारी नौकरी इन्होंने की उसके न्यायालय में। उसके बाद फिर ये हिंदी के अध्यापक बन गए। हिंदी के अध्यापक ये बन गए। उसके बाद असहयोग आंदोलन में गांधी जी के सानिध्य में आने के बाद इन्होंने शासकीय सेवा से अपना त्यागपत्र दे दिया और साथ ही साथ आप स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रूप से आपने भाग लिया। जागरण, हिमालय, मातृभूमि, बालक जैसी उस समय की बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का आपने संपादन कार्य भी किया। आप मूलतः गद्य के लेखक थे और कहानियां और उपन्यास आपके जो मुख्यतः प्रिय विषय थे लिखने के लिए। काफी कुछ आपने इस पे लिखा भी है। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं माता का अंचल, ये आपके बहुत प्रसिद्ध उपन्यास का एक अंश ही है। एक छोटा सा भाग हम उसमें से पढ़ने जा रहे हैं। और माता का अंचल, जैसा कि शीर्षक से ही आप बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। माता, माँ, जननी, मदर। हमारे जीवन में हमारी माँ का क्या महत्व होता है हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और इस पाठ में भी लेखक ने उसी का चित्रण करने का प्रयास किया है। माता का अंचल देहाती दुनिया नामक इनका जो उपन्यास था सन 1926 में प्रकाशित हुआ था। और देहाती दुनिया का अर्थ होता है छोटी ग्रामीण संस्कृति। उस ग्रामीण संस्कृति को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत सहज और स्वाभाविक तरीके से शिवपूजन सहाय जी ने अपने गद्य में लिखा है। तो देहाती दुनिया नामक जो उपन्यास था उसमें का एक छोटा सा अंश हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में माता का अंचल शीर्षक से हमें पढ़ाया जा रहा है। माता का अंचल एक बहुत अच्छा, एक छोटी सी गद्य कहानी है। ये स्मरण शिल्प का प्रथम उपन्यास भी माना गया था। स्मरण शिल्प अर्थात आज हम जो आधुनिक जगत, आधुनिक गद्य साहित्य में संस्मरण के नाम से जिसे जानते हैं, तो ये भी एक तरह का स्मरण। शिवपूजन जी का बचपन का नाम भोलानाथ था। तो उस भोलेनाथ को का बचपन कैसे बीता, बचपन में वो कौन कौन से खेल अपने साथियों के साथ खेला करते थे, किस किस प्रकार की शैतानियां वो किया करते थे, बालकों के खेल, उनका कौतूहल, माता की ममता, पिता का दुलार और लोकगीत, इस तरह के बाल मनोभाव के साथ साथ इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें तात्कालिक जो ग्रामीण परिवेश था और उस ग्रामीण परिवेश में जो फैमिलियर वातावरण एक होता था, पारिवारिक वातावरण कैसा होता था, इसकी भी सुंदर जानकारी हमें इस चैप्टर से लग जाएगी। तो माता का अंचल ये शुरुआत में होती है कि जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग। हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले। इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सामान्य से ऐसे शब्द भी मिलेंगे जो हमने कभी ना सुने हो, क्योंकि ये बहुत ग्रामीण क्षेत्र में, जो ग्रामीण जनजीवन में आपसी बातचीत का तरीका होता है, उस भाषा में लिखा गया उपन्यास था। इस उपन्यास की विशेषता भी यही थी कि एकदम अनपढ़ से अनपढ़ और ग्रामीण संस्कृति में पला बढ़ा व्यक्ति भी इसे बहुत आसानी से समझ सकता है। ये इसकी विशेषता भी है इस उपन्यास की। और हमारे इस चैप्टर में हमें उसके बहुत सारे ऐसे अर्थ आएंगे, शब्द मिलेंगे भी, जिसका अर्थ हमें नीचे वर्ड मीनिंग देखनी पड़ेगी। तो जहां लड़कों का संग वहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। शुरुआत की इन पंक्तियों से ही शिवपूजन सहाय जी ने पूरे
चैप्टर का वृत्तांत बता दिया कि किस प्रकार की मौज मस्ती बच्चों के बीच होती है, किस प्रकार का उत्साह होता है। और जहाँ चार बूढ़े बैठ जाएं, चार बड़े लोग बैठ जाएं, वो अक्सर कोई ना कोई निराशावादी या ऐसी बातें करते हुए रोना रोते रहते हैं या किसी न किसी गंभीर विषय पर चर्चा करते रहते हैं। तो भोलानाथ नाम का वो जो बालक, जो स्वयं लेखक ही अपने बचपन में किस तरह से अपने पिता के साथ खेलते थे, बहुत सारा समय पिता उन्हें नहलाते धुलाते, अच्छे खुशबूदार तेल लगाते, पूजा करते तो साथ में बिठा लेते, तिलक लगाते। इस तरह का बड़ा असीम दुलार उन्हें अपने पिता का मिला। माता उन्हें बहलाकर खिलाती, न जाने कितने प्रकार से कितनी कहानियां सुना सुना कर उन्हें भोजन कराती थी। इन सब बातों का उल्लेख करते हुए लेखक बताते हैं कि अपने पिता की वो मूँछों को खींचा करते थे, उनके पेट पर चढ़ जाते थे, कभी उनके कंधों पर बैठ जाते थे और पिता भी बड़े मस्ती से, बड़े मौज से अपने पुत्र को पूरा स्नेह और दुलार देते थे। अपने कंधे पर बिठाकर पूरा गांव घुमाते थे। और ये लेखक जो है अपने मित्रों के साथ जब धीरे धीरे बड़े हुए, थोड़े से घर के बाहर निकलने लाए, तो मित्रों के साथ भी बड़े मौज मस्ती से घूमते थे। गुड्डे गुड़ियों के का विवाह जाना, साथ में बैठ के भोजन करना और सामूहिक रूप से एक सामूहिक भोजन की जो पद्धति हमारे ग्रामीण जीवन में पाई जाती है, उत्साह और उल्लास की जो कई अवसर वहाँ पर होते हैं, उन सब का बड़ा विस्तार से और बहुत सहज ढंग से, बहुत सरलता के साथ, साधारण से साधारण शब्दों में इन्होंने इसका उल्लेख किया। कई घटनाओं का उल्लेख किया कि जब ये छोटे थे तो अपने मित्रों के साथ खेला करते थे, कोई घर में बारात आई है, इस तरह का उत्सव मनाते थे, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल रचाते थे, किसी छोटे छोटे टीपे वगैरह जैसे वस्तुओं से बाजा बजाया करते थे। इस तरह का एक सहज चित्रण इन्होंने किया। और फिर एक ऐसी घटना का भी उल्लेख उन्होंने किया कि सावन के महीने में जब बरसात लग जाती थी, मिट्टी गीली होती थी, तब भी इनका खेल छूटता नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि ये किसी मंदिर में शंकर जी के गए, वहाँ पर उन्होंने जंगल से होकर जा रहे थे, अचानक एक सांप उन्होंने देख लिया सारे बच्चों ने, और सांप को देखकर इतना दौड़े कि कोई जैसा था वैसे ही गिरते हपटते, किसी के पैर में लग रही है, कोई गिर रहा है, और इतनी तेजी से भागे कि किसी को किसी चीज़ की जरूरत ही ना हो, जैसे किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं था। और भोलानाथ भी बहुत तेजी से दौड़ते गए और घर में उनके पिताजी सामने बैठे थे। उनके पिता ने उन्हें बुलाया, मेरे क्या हुआ बेटा, जरा इधर आओ, क्या हुआ। लेकिन भोलानाथ अपने पिता के पास ना जा करके मानो सबसे सुरक्षित जगह वो ढूंढने जा रहे थे और जा करके अपनी माता के पास जो रसोई में थी उनकी गोद में छिप जाते हैं, मानो संसार का उन्हें सबसे सुरक्षित ठिकाना मिल गया। उस गोद में छिप जाते हैं। उनकी माता भी उसे देखती है कि बहुत तेजी से सांस ले रहा है, बहुत थका डरा हुआ है, पसीने पसीने से रो रहा है, तो उसे छाती से सीने से लगा लेती है और अपनी आंचल से ढांक लेती है। ये एक माँ की जो ममता है। और लेखक कहते हैं कि मैं सुबकते हुए, पता नहीं मुझे कब नींद आ गई है कि क्या हुआ, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने इतना आराम पाया कि जैसे मुझे दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना मिल चुका था। जी हाँ, माँ एक ऐसा ही शब्द है जिसे हम दुनिया में सबसे खूबसूरत और एक ईश्वर का दर्जा दे सकते हैं। भोलानाथ के माध्यम से लेखक ने भी यही बताने का प्रयास किया है कि हर मनुष्य के जीवन में उसकी माँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ पिता हमारे साथ कितना भी अच्छा हो, कितना भी हमें दुलार करता हो, कितना भी हमारा संरक्षण करता हो, लेकिन जब हम बहुत मुसीबत में होते हैं, अर्थात जब हमें संसार में कुछ भी नहीं सूझता, तब माँ का आंचल, माँ का दुलार या माँ की गोद ही है जहाँ हमें सबसे ज़्यादा शांति और विश्राम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये पाठ उन्होंने समाप्त किया कि माँ की गोद में जाकर उन्हें बड़ा सुकून मिला, बड़ी शांति मिली। जैसे आप दुनिया की कोई भी बुराई,
दुनिया की कोई भी ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये है माँ की ममता। और माँ ने भी अपना सारा काम धाम छोड़ करके इस प्रकार से उन्हें सीने से लगा लिया, अपने बेटे को दुलार करने लगी, बार बार उनके माथे को चूमने लगी, पसीना पोंछने लगी, अपने आंचल से उन्हें ढांक दिया कि मानो कोई बुरी नज़र न लग जाए, बार बार उसकी नज़र उतारना लेखक की। इस तरह का एक बहुत मार्मिक चित्रण, भावपूर्ण चित्रण इस पूरे पाठ में किया गया है। कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है माता का अंचल अर्थात माँ का जो आंचल है वो दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है और हर मनुष्य के लिए, हर व्यक्ति के लिए उसकी माँ का एक अलग महत्व होता है। तो ये चैप्टर जो है कथा शिल्प की दृष्टि से बहुत ही मौलिक और प्रयोगधर्मी है। साथ ही साथ हमें अपने दैनिक जीवन में अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना और उनकी वैल्यूज़ को, उनकी महत्ता को भी बताता है हमारा ये चैप्टर माता का अंचल। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और काफ़ी कुछ इसमें हमको सीखने के लिए मिलता है। खासकर बहुत सारे नए नए शब्द ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रयोग में लाए जाते हैं उन शब्दों का परिचय भी हमें इससे प्राप्त होता है।